तो 4 दिसंबर को पुतिन भारत यात्रा पर होंगे। लेकिन इससे पहले रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के खिलाफ अंतिम ऑपरेशन शुरू करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। एक ऐसा ऑपरेशन जो ज़ेलेंस्की की हार की गारंटी माना जा रहा है। दावा है कि इसके लिए पुतिन ने एक खास टीम तैयार की है जिसमें उनके 11 सबसे करीब लोग शामिल हैं। इन सभी को फ्रंट लाइन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अलग अलग लक्ष्य दिए गए हैं। कौन है पुतिन के ये स्पेशल 11 और भारत से लौटने के बाद क्या है पुतिन का प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। तैयारी पूरी है, आदेश दिए जा चुके हैं, सिर्फ इंतजार है तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत यात्रा से लौटने का। जिसके बाद शुरू होगा रूस का अंतिम ऑपरेशन, वो अभियान जो यूक्रेन और यूरोप की हार की आखिरी कड़ी होगा। रिपोर्ट्स की माने तो पुतिन ने नवंबर महीने में युद्ध को केंद्र में रखकर सबसे ज्यादा मीटिंग की है। मीटिंग में रूस के टॉप कमांडर्स और पुतिन के सबसे करीबी शख्स शामिल रहे। रूसी राष्ट्रपति ने नवंबर में 2 बार फ्रंट लाइन का दौरा भी किया। दावा है कि पुतिन ने इन बैठकों में यूक्रेन फतेह का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और इसके लिए खास टीम भी बनाई गई है। इस टीम में पुतिन के सबसे करीबी 11 लोग शामिल हैं। वो स्पेशल 11 जिन पर रूसी राष्ट्रपति आंख बंद कर भरोसा करते हैं। इस टीम में रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु, रूसी सेना के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव, रूसी सेना के डिप्टी चीफ निकोलाई बोगदानोव्स्की, खुफिया एजेंसी जीआरयू के प्रमुख इगोर कोत्स्युकोव, रूसी सुरक्षा परिषद के पूर्व सचिव निकोलाई पात्रुशेव, एफएसबी के डायरेक्टर अलेक्जेंडर बोर्तनिकोव, थल सेना के अध्यक्ष आंद्रे मोरविचेव, एसवीआर के डायरेक्टर सर्गेई नारश्किन, नेशनल गार्ड ट्रूप्स के अध्यक्ष विक्टर जोलोतोव शामिल हैं। इसके अलावा पुतिन ने अपनी टीम में रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को भी शामिल किया है। पुतिन ने अपने स्पेशल 11 को यूक्रेन फतेह का जिम्मा सौंपा है। दावा है कि रूसी राष्ट्रपति ने इन सभी को फ्रंट लाइन के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं ताकि वॉर ग्राउंड के किसी भी हिस्से में रूसी सेना कमजोर ना पड़े। दावा है कि पुतिन के स्पेशल 11 नवंबर में ही फ्रंट लाइन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और इसका नतीजा भी नजर आने लगा है। और साल 2025 में रूस ने यूक्रेन के 5400 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया है। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक यानी 10 महीने में 4675 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र पर रूस ने अपना झंडा लहराया, जबकि नवंबर में रूस को सबसे ज्यादा कामयाबी मिली। इन 30 दिनों में रूस ने 725 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर कब्जा किया है, यानी रूस ने सिर्फ नवंबर में 14% भूभाग पर कब्जा किया। रूस ने नवंबर में सबसे ज्यादा बढ़त ज़पोरिज़िया में हासिल की है। यहां 272 वर्ग किलोमीटर के एरिया पर कब्जा किया, जबकि निप्रोपेट्रोवस्क में 200 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र रूसी सैनिकों ने अपने कंट्रोल में लिया है। रूस को सबसे कम कामयाबी डोनेट्स्क में मिली है। यहां रूसी सैनिक सिर्फ 160 वर्ग किलोमीटर का इलाका ही जीत सके। दावा है कि पोक्रोवस्क में लहराता रूसी झंडा भी पुतिन की स्पेशल 11 टीम की रणनीति का नतीजा है। पोक्रोवस्क के पास मौजूद मिर्नोहराद पर भी अगले 48 घंटे में कब्जा संभव है। यहाँ करीब 2000 यूक्रेनी सैनिक फंसे हैं, जिनकी रसद आपूर्ति पूरी तरह से कट चुकी है। अब तक 40 यूक्रेनी जवान यहाँ सरेंडर कर चुके हैं। रूसी सेना वॉर ग्राउंड में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि रूसी सेना अब बेहद टारगेटेड और भीषण हमले कर रही है, जो यूक्रेन की हार का सबसे बड़ा कारण बनेगा। रूस न सिर्फ फ्रंटलाइन पर जबरदस्त हमले कर रहा है, बल्कि उसके टारगेट पर यूक्रेन का गैस इंफ्रास्ट्रक्चर भी है।
रूस बीते 48 घंटे से खार्किव और पोल्टावा पर हमले कर रहा है। यहाँ यूक्रेन का सबसे बड़ा गैस प्रोसेसिंग प्लांट मौजूद है, जहाँ यूक्रेन की जरूरत का 50% गैस उत्पादन होता है। रूस का टारगेट इसे पूरी तरह से तबाह करना है। साफ है, पुतिन सेना के टारगेट पर फ्रंट लाइन और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अहम ठिकाने हैं। रूसी राष्ट्रपति की कोशिश डबल अटैक कर यूक्रेन को घुटने पर लाने की है। रूसी सेना के ऑपरेशन से नेटो में भय है, जो ब्रसेल्स में हुई नेटो अधिकारियों की बैठक में भी दिखा। इस बैठक में पोक्रोवस पर रूसी कब्जे को लेकर बात हुई। नेटो का मानना है कि 95% पोक्रोवस रूस के कब्जे में है। नेटो को डर है कि पोक्रोवस में हार से संपूर्ण डोनेट्स्क पर रूस आसानी से कब्जा कर लेगा। अब दावा है कि नेटो ने यूक्रेन के लिए नई रणनीति तैयार की है। इसके मुताबिक ज़ेलेंस्की को डॉनबास पर हमले के लिए कहा गया है, ताकि रूस के मिशन को फेल किया जा सके। और यूक्रेन ने बीते 24 घंटे में डोनबास पर भीषण हमले किए। ज़ेलेंस्की के जवानों ने डोनेट्स्क और लुहांस्क पर 90 ड्रोन से हमले किए हैं और इसके अलावा 5 नेपच्यून और 3 फ्लेमिंगो मिसाइलें भी दागी गई हैं। यूक्रेन ने डोनेट्स्क में रूसी सेना को निशाना बनाया। यहां एक हथियार डिपो, एक S-300 डिफेंस सिस्टम और 2 रडार सिस्टम तबाह कर दिए। वहीं लुहांस्क में यूक्रेन ने नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। यहां एक तेल डिपो को तबाह कर दिया गया और साथ ही एक रेलवे स्टेशन को ड्रोन हमलों से नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन न सिर्फ डॉनबास पर हमले कर रहा है, बल्कि उसके टारगेट पर रूस में मौजूद अहम मिलिट्री ठिकाने भी हैं। ये वीडियो चेचन्या का है, जहां यूक्रेन ने अखमत ब्रिगेड के मिलिट्री बेस पर हमला किया। दावा है कि हमले में बेस का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। इसके अलावा यूक्रेन ने चेचन्या में मौजूद FSB के ऑफिस पर भी हमले किए। एक तरफ नेटो अब सीधे यूक्रेन के लिए रणनीति बना रहा है, वहीं यूरोप के अलग अलग देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई तेज करने वाले हैं। साथ ही नए सहायता पैकेज का ऐलान भी किया गया है। आयरलैंड ने यूक्रेन को $106 मिलियन की मदद का ऐलान किया है। डेनमार्क ने यूक्रेन को अपने देश में हथियार फैक्ट्री बनाने की इजाजत दे दी है। जर्मनी, पोलैंड और नॉर्वे यूक्रेन के लिए नए सहायता पैकेज का ऐलान करने वाले हैं, जो करीब $25 करोड़ का हो सकता है। साफ है, यूक्रेन से लेकर नेटो तक पुतिन के स्पेशल 11 से भय व्याप्त है। मैक्रो हो या मर्ज, हर कोई इस बात से वाकिफ है। अगर नेटो ने पुतिन की टीम को नहीं रोका, तो युद्ध में ज़ेलेंस्की को हार से कोई नहीं बचा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।